आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर नया चैप्टर। और इसमें हम लोग देखेंगे अभी, इससे पहले हम लोग ये वेक्टर जो है ये कोई फिजिक्स का टॉपिक तो है नहीं। हम इससे पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह किया था। तो इस लेक्चर में अब हम सीखेंगे अगला मैथमेटिकल टूल जो है हमारा वेक्टर्स। तो चलिए देखते हैं। हम लोग फिजिक्स में दो तरह का, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, तो उसको बेसिकली दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। या तो सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ में से या तो स्केलर होंगे या तो वेक्टर होते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो टेंसर भी होते हैं, लेकिन उसका अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि 12 तक के सिलेबस में आपको टेंसर पढ़ना नहीं है। तो स्केलर एंड वेक्टर का बात करेंगे अभी यहाँ पे। जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, या तो स्केलर होंगे या तो वेक्टर होंगे, और कुछ टेंसर्स भी होते हैं लेकिन उसका अभी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो देखिए, स्केलर और वेक्टर, तो सबसे पहले आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। स्केलर होता है वो कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर होता है वो जिसके साथ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अभी हम देखेंगे स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस से हम समझेंगे। ये स्टार्ट करेंगे पढ़ना। स्केलर, पहला हम लिखते हैं स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं, और फिर इस साइड वेक्टर। ये क्वांटिटी हटा ही देता हूँ, स्केलर और वेक्टर ही रहने देते हैं सिर्फ। स्केलर और वेक्टर, पहला पॉइंट है इसमें, ये स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ, या इसी को बोल सकते हैं आप कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है स्केलर के पास, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सेकंड पॉइंट डायरेक्शन भी होता है, और थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर में, कि इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी बोल सकता है कि इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज ओबेड। ये हम लिख सकते हैं स्केलर और वेक्टर, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, या इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, आप लिख सकते हैं इसमें। और दूसरा है क्वांटिटी, हमारा वेक्टर क्वांटिटी दूसरे टाइप का, तो इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। अच्छा, अब देखिए कि स्केलर क्या है, कि हम फ्रूट खरीदने गए, 2 kg एक टाइप का फ्रूट खरीदे, मान लीजिए मैंगो खरीदते हैं, फिर पोमोग्रेनेट खरीद लेते हैं, अनार खरीद लेते हैं 3 kg, तो टोटल जो हमारे पास वेट हो जाएगा ये 2 kg प्लस 3 kg, ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 kg। ये फिक्स है कि 2 kg प्लस 3 kg 5 kg ही होगा स्केलर के अंदर। लेकिन वेक्टर में देखिए कि अगर मान लेते हैं कि 2 न्यूटन और प्लस 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि इसका रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा इसको जोड़ करके जो फोर्स आएगा वो 5 न्यूटन ही होगा। नहीं, ये हमारा 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, इसका जो इसको 2 न्यूटन और 3 न्यूटन को जो ऐड करेंगे
तो ये 1 से लेके 5 न्यूटन तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है इसका। ये ऐसा किस कारण से होता है? ये इस कारण से होता है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वो क्या होता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो हम एडिशन में पढ़ेंगे, जो वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वगैरह पढ़ेंगे हम इसमें। देखिए अभी अच्छा, इसको समझने के लिए कि ये किस तरह से हो सकता है, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है कहीं पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, टू न्यूटन का फोर्स लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में और 3 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 5 न्यूटन होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, दोनों का रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है फोर्सेस, तो ये ऐड होकर 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि एक का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, 2 न्यूटन ईस्ट की तरफ लग रहा है, ये 3 न्यूटन हम वेस्ट की तरफ लगाते हैं। दो फोर्सेस है, एक 2 न्यूटन ईस्ट की तरफ लग रहा है, 3 न्यूटन वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा रिजल्टेंट? इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा कि 2 न्यूटन ईस्ट की तरफ और ये वेस्ट की तरफ 3 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 1 न्यूटन। पहले वाले में क्या देखे थे कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन दोनों ईस्ट की तरफ लग रहा था, तो उसका रिजल्टेंट था 5 न्यूटन। अभी देखिए यहाँ पे कि डायरेक्शन चेंज कर दी, रिजल्टेंट 1 न्यूटन आया। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन ये 1 से लेके 5 तक में कहीं भी इसका वैल्यू लाई कर सकता है। जबकि स्केलर्स के साथ होता है कि 2 kg प्लस 3 kg 5 kg ही होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, इस वजह से ऐसा होता है। और इसके अंदर क्या होता है स्केलर के अंदर कि लिखिए कि इट इज एडेड अकॉर्डिंग टू simple laws of algebra. It is added according to simple laws of algebra, मतलब 2 plus 3 is equal to 5। स्केलर में ये होता है। हाँ, तो हम देख रहे थे यहाँ कि it is added according to simple laws of algebra। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल क्या क्या होगा। स्केलर का क्या एग्जाम्पल होगा? स्केलर का एग्जाम्पल होगा मास, डिस्टेंस, स्पीड। मास, डिस्टेंस, स्पीड ये सब। वहीं वेक्टर का एग्जांपल होगा हमारा फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, हाँ, ये हो गया हमारा स्केलर वेक्टर। स्केलर वेक्टर में आप डिफरेंस देख लिए, मैग्नीट्यूड देख लिए कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, इसमें डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करता है वेक्टर। और स्केलर जो होता है इट इज एडेड अकॉर्डिंग टू सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा। एग्जांपल हो गया मास, डिस्टेंस, स्पीड। उधर वेक्टर का एग्जांपल हो गया फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगला हम लोग कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको।
चलिए अब एक लिखते हैं, नोट लिखना था बोले थे हम। देखें कि सारे वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारे, सारे वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन तो होता है, डायरेक्शन होता है सारा वेक्टर क्वांटिटी में, लेकिन क्या सारा वेक्टर क्वांटिटी, सारा क्वांटिटीज, सारा फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर वो डायरेक्शन होगा, क्या वो वेक्टर्स होंगे? तो इसी को लिखना है कि all vector quantities have directions। क्या लिखे हैं? ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शंस, बट all the quantities that have direction are not vectors। इस देश में एक ये चौक भी असली नहीं बना पाते हैं लोग, बताइए। लिखा नहीं जा रहा है चौक से। ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, हमने नोट लिखा है, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन बट ऑल द क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। कि सारे वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन तो होता है, पर बाकी जितना और भी क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन होता है वो वेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो लिखे हैं कि ऑल द क्वांटिटीज दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स। अब एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है फिर भी वेक्टर नहीं है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो एग्जांपल में हम देखते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। एग्जांपल में इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर। जैसे देख लीजिए कि ये ऐसा कोई टेढ़ा बन गया, ये 3 एम्पियर का करंट जा रहा है इधर से, ये 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। ये मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का एंगल है, इसका सम हो जाता है 7 एम्पियर, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ करंट जा रहा है 3 एम्पियर का, ये 4 एम्पियर का, ये है 60 डिग्री। फिर भी करंट का आउटपुट जो आएगा वो हमारा इधर निकलेगा जो 7 एम्पियर। ये 3 एम्पियर और 4 एम्पियर जोड़कर 7 एम्पियर, 60 डिग्री एंगल था तब भी, और ये 30 डिग्री एंगल था फिर भी 7 एम्पियर। इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो है, क्योंकि डायरेक्टेड है फोर्स कहीं ना, ये डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक करंट किसी न किसी जंक्शन की ओर, कि ये जंक्शन है तो इसका डायरेक्शन है, फिर इधर से इससे दूर जा रहा है इसका, तो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट के पास। लेकिन क्या ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता तो क्या 30 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल चेंज करने पे वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन यहां नहीं होता है। यानी कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर होने के लिए वेक्टर का कंडीशन क्या होता है? वेक्टर
का कंडीशन होता है कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, फिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जिस कारण से ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर नहीं है, इसको टेंसर के अंदर हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। क्यों? क्योंकि यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। तो ये ठीक है। अब हम लोग अब बोले थे, ये हमको जरूरी लगा था बताना, बीच में हमने बोला था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन ये बीच में एक पॉइंट लिखवा देना आपको जरूरी लगा, इसलिए ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। देखिए, अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हमने यहाँ पे लिखा है कि ज्योमेट्रिकली द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एज। ठीक है, ज्योमेट्रिकली द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एज। अच्छा, अब ये देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। ठीक है, इसको टेल बोला जाता है और इसको हेड बोलते हैं। ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा लाइन बनाते हैं, इस वाले साइड को टेल बोलते हैं और एरो वाले साइड को हेड बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि ये लेंथ है इस एरो का, या मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर को मैथमेटिकली वेक्टर को लिखते हैं किस तरीके से? जैसे एक कोई वेक्टर है तो उसको लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक के ऊपर इस तरह से एरो देके इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, तो हम थे यहाँ पे, एक कॉल आ गया था, फोन कॉल। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम बताए थे कि मैथमेटिकली अगर कोई वेक्टर है ए, उसको हम लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, ए के ऊपर एक एरो लिख लेते हैं। इस ए के अंदर में हमारा ए को इस तरह से लिखने का मतलब है कि इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में, वेक्टर का इस तरह के रिप्रेजेंटेशन के इसके ऊपर एरो लिखा हुआ है। तो इससे आपको क्या समझना है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये हमने डायरेक्शन लिखा है ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अच्छा, ठीक है, कई जगह इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस तरह से मॉड लगाकर लिखते हैं। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड बतलाता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बतलाएगा। कई बुक में आपको मिल जाएगा इस तरह से लिखा हुआ, कि कई जगह लिखा हुआ मिल जाता है, इसके बदले, मॉड के बदले सीधे ए भी लिखा हुआ होता है, विदाउट एरो ए लिखा हुआ होता है कैपिटल में। ये भी रेफर करता है मैग्नीट्यूड को ही, ये मैग्नीट्यूड ही बतलाता है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, या मॉड लगा हुआ हो वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, ये बतलाता है हमारा। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर का। अब अगला जो पॉइंट पढ़ना है हमको, वो हम कुछ डायरेक्शन वगैरह सीखेंगे कि डायरेक्शन किस तरह से वेक्टर, जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आप जानते हैं, और भी कुछ डायरेक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, अभी तक हम बताए थे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वगैरह आप जानते हैं, कुछ नया डायरेक्शन सीखते हैं। चलिए ठीक है, इसको बोलते हैं ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये तो आप लोग जान रहे हैं, पहले से भी पढ़ रखे हैं आप। ठीक है, अब आज हम 4 डायरेक्शन और सीखेंगे।
ये मान लीजिए कि 45 डिग्री एंगल पे है। इस वाले डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? ये तो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। इस वाले डायरेक्शन को बोलते हैं बच्चों नॉर्थ ईस्ट। ठीक उसी तरह एक है यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ठीक उसी तरह इस वाले डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। और एक इधर एक डायरेक्शन है, मान लीजिए 45 डिग्री ही एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, पहले आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जानते थे, अभी 4 डायरेक्शन अभी आपने और सीखा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन सीखे हैं। अच्छा, अब हमको बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि एक डायरेक्शन हमको यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इस तरीके से बना हुआ है वेक्टर, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे कि 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर 30 डिग्री यहां से कोई बना रहा है वेक्टर, वेक्टर है मान लीजिए, तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के 30 डिग्री नॉर्थ में, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ऐसा एक है 60 डिग्री बना रहा है, ये सॉरी यहाँ लिख रहे हैं, ये 60 डिग्री बना रहा है एंगल, इसका क्या नाम देंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे इस वेक्टर का नाम? ये कोई वेक्टर है जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है इस वाले एक्सिस से, तो इसका क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे कि 60 डिग्री, आप खुद से भी सोचिए कि क्या लिखेंगे। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इस तरीके से लिखते हैं डायरेक्शन। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे यही डायरेक्शन वाला, कि डायरेक्शन किस तरह से लिखने का कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी हमने आपको यहाँ पे सिखा दिया है डायरेक्शन। पहले से आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जानते थे, अभी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। जैसे अभी दिल्ली वगैरह में दंगा हुआ था तो बोला गया था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सा होता है ये आज आपने जान लिया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किस तरह का होता है, जो ना नॉर्थ में है ना ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं लाई करेगा, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ। तो इसी तरह से आज आप 4 डायरेक्शन और सीख लिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, हम आपको बोलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन देंगे कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट आप ड्रॉ करके बताइए कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा। तो इस तरीके से आपको बताना है। चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अब हम डायरेक्शन लिखना सीख गए थे, अब ये क्वेश्चन करना है आपको 3 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अभी आप सोच रहे होंगे कि 3 न्यूटन कैसे ड्रॉ करना है, तो चलिए आप 3 न्यूटन मत ड्रॉ कीजिए, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए। कैसे करेंगे? अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप ट्राई कीजिए। मैं ड्रॉ करता हूँ। पहला जो है हमारा 3 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो सबसे पहले तो नॉर्थ साउथ जिस तरीके से हम करते आ रहे थे परंपरागत ढंग से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ, ये हमारा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट। ठीक है, क्या लिखा है? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री ईस्ट
ऑफ साउथ, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ के ईस्ट में। अच्छा, अब एंगल किधर से बनाएगा ये, इधर से या इधर से? तो इधर से बनाएगा 60 डिग्री। इधर से क्यों बनाएगा? क्योंकि साउथ के ईस्ट में बोल रहा है 60 डिग्री। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ तो हम बना लिए। अब ये बोल रहा है कि 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन कैसे दिखाएं? तो आप स्केल मान लिया कीजिए। ऐसे सिचुएशन में अगर आए कभी ऐसा क्वेश्चन, तो आप स्केल ले लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मान लीजिए। तो ये 3 न्यूटन है, तो 3 सेंटीमीटर का हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा 3 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका लेंथ आप 3 सेंटीमीटर बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। और ये हो गया, इसका हम क्या लिखेंगे कि 3 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये हो गया, इस तरह तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं कि सेकंड किस तरीके से बनेगा। सेकंड किस तरीके से बनाएगा? 5 मीटर पर सेकंड है। 5 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हमको रिप्रेजेंट करना है लाइन पे कि ये किस तरह से, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, और 5 मीटर पर सेकंड भी डिनोट करना है इस पे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ ये डायरेक्शन ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद क्या करेंगे आप कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ड्रॉ करना है। चलिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब क्या लिखा है, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ और वेस्ट की बात चल रही है, तो इसके बीच में कुछ होगा। अच्छा ठीक, अब ये 37 डिग्री किधर से बनाएगा, इधर से बनाएगा, इस वाले एक्सिस के साथ कि इस वाले एक्सिस के साथ। ये पता करने के लिए कि 37 डिग्री किसके साथ बनाएगा, 37 डिग्री आप ये वाला पढ़िए डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ से वेस्ट की ओर, नॉर्थ से वेस्ट की ओर चल रहा है 37 डिग्री। तो यहाँ पे आप 37 डिग्री लिखेंगे कि नॉर्थ से वेस्ट की ओर आया है 37 डिग्री। अच्छा ठीक है, अब हम बोले थे आपको कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड लिख लीजिए। ये एक स्केल लीजिएगा आप, तो यह है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो कुछ इस तरीके से इसका क्वेश्चन बनेगा आपसे। ये कोई क्वेश्चन है नहीं एक्चुअली, ये आगे काम आएगा आपको फिजिक्स में कि कई जगह ऐसा कि आपने वैल्यू तो निकाल लिया, उसका डायरेक्शन भी पूछता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए जहां पे इस तरीके से आए कि 3 न्यूटन 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ 5 मीटर पर सेकेंड, अगर वेलोसिटी आया है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह से 3 न्यूटन, अगर कोई फोर्स का कहीं पे कोई फोर्स आप निकाले 3 न्यूटन, तो उसका आपको, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड बताने से ही काम नहीं चलेगा, उसका आपको डायरेक्शन भी बतलाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन अगर आपको इस तरीके से आएगा तो वो डायरेक्शन बतलाना पड़ता है कि फोर्स, अगर 2 फोर्स काम कर रहा था तो उसका रिजल्टेंट आया हमारा 3 न्यूटन मान लीजिए, तो 3 न्यूटन, तो इस फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, तो डायरेक्शन इस तरह का है। तो ये डायरेक्शन ड्रॉ करने आएगा तभी आप बतला सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं वेक्टर्स से रिलेटेड।
तो अगला है हमारा इसमें कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं कि a vector can be shifted parallel to itself. इसी को बोला जाता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। जैसे देखिए कि कोई एक वेक्टर है, यहाँ पे ये कोई वेक्टर है, इसको हम यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये होता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। या और समझने के लिए आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि फाइव मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी 30 डिग्री पे है। इसको हम उठा के यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड, अच्छे से समझने के लिए 30 डिग्री, अच्छे से समझ के लिए इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, कहीं से कहीं पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। अगला हमारा पॉइंट होता है, इसी के अंदर आता है सेकंड, इसके अंदर नहीं मतलब सेकंड पॉइंट है रिलेटेड टू वेक्टर्स। सेकंड पॉइंट है हमारा ऑन रोटेटिंग अ वेक्टर या ऑन रोटेटिंग 2π, on rotating 2π a vector doesn't change. A vector does not change. Does not change इसका क्या मतलब हुआ? देखिए सबसे पहला तो आपको अगर कहीं पे भी पाई रेडियन लिखा हुआ मिले या पाई लिखा हुआ मिले, इसका मतलब आप समझिए कि 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। पाई का मतलब 2 पाई रेडियन का मतलब हुआ 360 डिग्री। मान लीजिए कि कोई इस तरीके से कोई वेक्टर दिया हुआ है हमको, इसको हम रोटेट करना शुरू करते हैं और रोटेट करके इस तरीके से यहाँ से रोटेट किए और 360 डिग्री कंप्लीट किए। ये वेक्टर जो है, अगर ए वेक्टर है, ये चेंज नहीं होता है एज इट इज, की यहाँ से घुमा कर लाए, पूरा उठा के इसको घुमा के और 360 डिग्री, तो ये सेम ही रहता है। तो वही है कि ऑन रोटेटिंग 2π अ वेक्टर डज नॉट चेंज। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है, देखते हैं इसका। थर्ड पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर में थर्ड पॉइंट जो है वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब जानने के लिए देखते हैं, चलिए मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, टेल टू टेल जुड़ा हुआ, ए वेक्टर, इसका नाम दे लेते हैं बी वेक्टर। मान लीजिए कि इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री। ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा 240 डिग्री। अब दो वेक्टर है ए एंड बी, इसके बीच का थीटा क्या मानेंगे हम कि इस दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? एंगल तो ये भी है, ये भी है, इन दोनों एंगल में से एंगल कौन सा होगा? तो एंगल वो होगा जो छोटा होगा इन दोनों में से। तो इन दोनों में से छोटा 120 डिग्री है,
तो इसलिए थीटा हो गया इस दोनों वेक्टर ए और बी वेक्टर के बीच में 120 डिग्री। यही है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल। अब जैसे देखिए कि इस तरीके से है, कोई दिया हुआ दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है दिया हुआ, दूसरा है बी वेक्टर। इसके बीच का एंगल जो ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 300 डिग्री। अब पूछ रहा है कि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो ये 300 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड चारों ओर 360 डिग्री होता है। ये जब यहाँ से यहाँ 300 डिग्री है, ये 60 डिग्री होगा, तो 300 और 60 डिग्री में से 300 डिग्री और 60 डिग्री में से छोटा कौन सा एंगल है, 60 डिग्री वाला। तो ए और बी के बीच में यहाँ पे एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मीन्स smaller of the two angles between the vectors, smaller of the two angles between the vectors when they are placed tail to tail। आप देख रहे हैं यहाँ भी इस वेक्टर का हेड ये है, टेल ये है, इसका हेड ये है और टेल ये है, टेल से टेल जुड़ा हुआ है। तब क्या कहते हैं कि इस तरीके से स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स जो होगा उसके बीच का हम इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, अब अगला केस आता है कि अगर टेल टू टेल ना जुड़ा हुआ हो, मतलब किस तरीके का होगा, इस तरीके से किसी का हेड के साथ टेल जुड़ा हुआ हो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। सेम क्वेश्चन रखते हैं, मान लीजिए कि ये वाला 300 डिग्री, तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये 300 डिग्री बना रहा है, 300 डिग्री बना रहा है। तो अब क्या करेंगे, क्या यहाँ पे भी ये वाला ये 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री होगा, तो यहाँ थीटा हम 60 लिख सकते हैं क्या? ये 300 डिग्री, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, थीटा 1 ये 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेल टू टेल नहीं जुड़ा हुआ है, एक का हेड और दूसरे का टेल जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा क्वेश्चन आता है कई जगह आपको, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो वो देखिए हमने आपको पहला पॉइंट क्या बतलाया था, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स का। तो ऐसा करेंगे जैसे मान लीजिए कि नहीं सॉरी, ये 300 डिग्री यहाँ नहीं, चलिए मान लेते हैं कि ये 300 डिग्री, पहले वाला ये वाला केस नहीं लेंगे, मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इस तरीके से 60 डिग्री है दोनों के बीच में, और इसका हेड इसके टेल के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो पूछ रहा है कि इसके बीच का थीटा क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो एंगल किस तरीके से हम बताएंगे, क्या 60 डिग्री लिख देंगे क्या, सीधे दिख रहा है कि छोटा वाला, नहीं इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन भी लिखा हुआ है कि व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल। ये सिचुएशन है कि जब टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, जब ये टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तब इस दोनों में से जो स्मॉलर एंगल होगा 300 डिग्री और 60 डिग्री, तो छोटा वाला हो गया एंगल उसके बीच का, यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ 240 डिग्री था, तो इस दोनों के बीच में छोटा ये है, छोटा एंगल, तो 120 डिग्री हो गया। कब, जब टेल टू टेल जुड़ा हुआ था। लेकिन इस केस में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री दोनों के बीच का, दोनों के यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच 60 डिग्री आपको दिख रहा है कि है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। अब जहाँ पे किसी का हेड और टेल जुड़ा हुआ हो तो क्या करेंगे वैसे कंडीशन में, तो ऐसा करते हैं कि ये वाला जो हमारा बी वेक्टर है इसको हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं, इस तरीके से शिफ्ट कर लिया, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको शिफ्ट कर लिए, पैरेलल शिफ्टिंग हमने आपको बताया था, तो इसको आगे शिफ्ट कर लेते हैं। अब देखिए कि इस वाले इस पूरे में ये 180 डिग्री होगा, तो ये जो होगा हमारा ये कितना होगा, अब ये 60 डिग्री है तो ये 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए कि ए और बी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 120 डिग्री, ए और बी के बीच का थीटा हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगाएंगे कि स्मॉलर कौन सा है, ये ऐसा कुछ नहीं, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया 120 डिग्री, तो इसका
अब यहाँ पे आप देखिए कि इस वाले वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों का टेल टू टेल जुड़ा हुआ है ना, इसका तो हेड ये है और टेल से इसका टेल जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल हो गया हमारा 120 डिग्री। ठीक है, तो अब आगे इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब एक दो क्वेश्चन लिखे हैं हम, अब इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, आप अब देख रहे हैं कि ये वाला एंगल 330 डिग्री दिया हुआ है। दोनों वेक्टर ए एंड बी टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। टेल टू टेल जुड़ा हुआ रहता है तो क्या होता है कि दोनों एंगल में से जो छोटा जो स्मॉलर एंगल होगा वो उसका थीटा हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। टोटल एंगल 360 डिग्री। तो ये 330 है तो ये 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ए एंड बी वेक्टर के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो ये इजी था। अच्छा, अब यहाँ देखिए यहाँ कितना एंगल होगा, ये देख रहे हैं आप कि इसका हेड और इसका टेल जुड़ा हुआ है। इस वाले बी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल आपस में जुड़ा हुआ है। टेल टू टेल तो जुड़ा हुआ है नहीं, तो अब क्या करेंगे, हमने आपको सिखाया था कि इस तरीके से इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे, बी वेक्टर को आगे शिफ्ट कर लेंगे और शिफ्टिंग के बाद आप देख रहे हैं कि ये टोटल जो एंगल हो जाएगा हमारा ये 180 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए ये इसको आगे प्रोड्यूस कर लिए, तो इस वाले बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, तो थीटा हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर 60 डिग्री हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी चीज पे, टेल और हेड वाले पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन, पहला है ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी। ये निकालना है एंगल हमको ए और बी के बीच में। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। अब ये देखिए कि यहाँ से ये इसका टेल, लेकिन ये तो हेड ऐसे है, कुछ करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। इस तरीके से है, ए वेक्टर है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है ए वेक्टर। बी वेक्टर का यहाँ पे हेड है, यहाँ से जुड़ा हुआ, तो इसको हम बी वेक्टर को इस तरीके से आगे शिफ्ट कर लेते हैं। बी वेक्टर हो गया ये, ठीक है। अब देखिए कि ये 45 डिग्री था हमारा, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये 45 हो गया तो ये भी 45 हो गया, क्योंकि ये टोटल एंगल ये 90 होगा, ये 45 डिग्री हो गया। अब आप देखिए कि ए और बी टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, इसका हेड इस तरफ और टेल इस तरफ। हमने पहले कोई भी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्टिंग में क्या होता है कि एक तो लेंथ नहीं चेंज करना है, वेक्टर का लेंथ नहीं चेंज करना है, और दूसरा कि डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। जैसा हम आपको बतलाए थे कि ऐसे 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 एक वेक्टर था 5 मीटर पर सेकेंड का, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये 30 डिग्री बना रहा था। तो यहाँ पे जो ड्रॉ किए थे, तो इस वाले वेक्टर का लेंथ नहीं चेंज करना है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये भी 30 डिग्री, और डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। ये इस ओर डायरेक्टेड है तो इसमें भी इस ओर डायरेक्टेड होगा, ये हम आपको बतलाए थे। तो यहाँ भी शिफ्ट किए हैं, यहाँ पे भी शिफ्टिंग जो किए हैं, तो जो इस ओर डायरेक्टेड है तो इसी ओर डायरेक्शन है, लेंथ चेंज नहीं किए हैं, कि एक तरह से लेंथ चेंज नहीं करना है। और तो अब आप देखिए कि ए और बी के बीच में, ए और बी टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, तो टोटल 30 और 45 एंगल कितना हो गया, 75 डिग्री। ये हो गया 75 डिग्री। अगला है हमारा ए एंड सी, ए और सी के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये तो सबसे इजी है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ए और सी के बीच में एंगल निकालना है,
तो आप देख रहे हैं कि ए और सी कैसे है। ए वेक्टर जो है हमारा ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है और सी वेक्टर जो है इस वाले एक्सिस से ये 30 डिग्री बना रहा है। ये सी वेक्टर है इस वाले एक्सिस से। तो अब ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो ए और सी के बीच में एंगल 60 प्लस 30 थीटा बराबर 90 आ गया। 90 डिग्री का एंगल है ए और सी के बीच में। तो 90 डिग्री हो गया ये 90 डिग्री। हो गया। अगला है क्या कि बी एंड सी के बीच में, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, इसके बीच में कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ बी वाले वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर लीजिए। ये थोड़ा अच्छे से समझने वाला है, समझ लीजिए आप। बी और सी वेक्टर ठीक है। तो बी वेक्टर इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ ये 45 डिग्री एंगल पे है। 45 डिग्री एंगल पे यहां से एक मिनट ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, गड़बड़ हो गया थोड़ा। बी वेक्टर जो है 45 डिग्री एंगल बना रहा है और सी वेक्टर जो था हमारा वो 30 डिग्री एंगल बना रहा था इस वाले एक्सिस। ऐसा ही है बी वेक्टर और सी वेक्टर। और बी और सी के बीच में हमको एंगल पूछा है कि बी और सी के बीच में कितना एंगल होगा, ये निकालना है। तो अब आप देखिए कि इसका हेड है इधर, इधर टेल है, तो इसको हम बी वेक्टर को फिर इधर शिफ्ट कर लेते हैं एग्जैक्टली इसके ऐसे। ये बी वेक्टर हो गया। अब बी एंड सी वेक्टर, सी और ये बी और सी वेक्टर टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए कि ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री और ये टोटल एंगल जो होगा हमारा ये 45 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये वाला एंगल और ये टोटल एंगल वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट, ये थोड़ा सा हम बड़ा बना दिए लेकिन होगा एक्चुअली ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री पहले ही से है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 15 डिग्री। यही है बी और सी के बीच का एंगल। तो थीटा बराबर हो गया 15 डिग्री हो गया। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको कि पहला ए एंड बी के बीच में देख लिए थे, ए और बी किस तरह से किए थे। बी को इधर शिफ्ट कर लिए और फिर देखे थे कि 75 डिग्री किस तरीके से आया। ए एंड सी भी देख लिए 90 डिग्री और बी एंड सी 15 डिग्री। ठीक है, आगे और कुछ पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। पहला इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल का मतलब ये होता है कि दो लाइन जो पैरेलल हो, पैरेलल वेक्टर। ऐसे है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। थीटा 0 डिग्री, ये होगा हमारा पैरेलल वेक्टर। और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर होता है एक ए वेक्टर है इस तरीके से और ये एक बी वेक्टर है। डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। थीटा हो गया 180 डिग्री। यही होता है हमारा पैरेलल वेक्टर। ये पैरेलल वेक्टर और ये एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल में थीटा 180 डिग्री, पैरेलल वेक्टर में थीटा 0 डिग्री। अगला हम लोग पढ़ेंगे ये कोलिनियर एंड कोप्लानर वेक्टर। तो कोलिनियर एंड कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, चलिए देख लेते हैं।
सेकंड है हमारा कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर होता है which lie on the same line or same path, which lie on the same line और सेम पाथ। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ये कैसा होता है चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से दो वेक्टर हो, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर है, ये एक सेम लाइन पे लाई कर रहा है या सेम पाथ बोलिए, तो ये हो गया हमारा कोलिनियर वेक्टर। और कोप्लेनर वेक्टर होता है जो सेम प्लेन में लाई करता है। कोप्लेनर वेक्टर which lie in the same plane। which lie in the same plane। which lies लिखिए, which lies in the same plane या which lie in the same plane, ग्रामर देखना नहीं है यहाँ। which lie in the same plane इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं कुछ। जैसे देखिए कि ये दो पेन है, ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाला जो प्लेन हो गया ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो और एक इस तरीके से है, एक ये आपकी तरफ आता हुआ, तो एक ये हो गया, ये एक प्लेन हो गया। लेकिन ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला जो पेन है, ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला, ये क्या सेम प्लेन में है? नहीं। लेकिन ये भी हो सकता है सेम प्लेन में इस तरीके से कि ये तो है ही सही, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन में है। ये वाला वेक्टर हमारा एक्स वाई प्लेन में है। और दो वेक्टर जो होते हैं, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, मतलब सेम प्लेन में। कि दो वेक्टर है इस तरीके से, तो ये एक ही प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस माने तो ये एक्स वाई प्लेन में है, ये सेम प्लेन में बोलेंगे। और तीसरा वेक्टर जो होगा, तीन वेक्टर का अगर हम बात करते हैं तो तीनों वेक्टर सेम प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे ये है तीन वेक्टर, तो ये सेम प्लेन में नहीं है, लेकिन इसको अगर हम इस तरीके से दिखाएं तो ये सेम प्लेन में हो भी सकता है। तो यही लिखेंगे कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर व्हिच लाई इन द सेम प्लेन। हो गया कोप्लेनर वेक्टर्स। टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। Two vectors will always be coplanar। कोप्लेनर हो गया। लेकिन वही भी लिखते हैं थ्री वेक्टर्स may और may not be कोप्लेनर। थ्री वेक्टर्स may और may not be
कोप्लानर। हम बताए आपको दिखा के कि 3 वेक्टर किस तरह से कोप्लानर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक बार आप और देख लीजिए कि जैसे कि ये 2 वेक्टर है तो ये हमारा कोप्लानर है। ये तो यही लिखे हैं कि 2 वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लानर। जो 2 वेक्टर है ये हमेशा सेम प्लेन में होंगे। लेकिन तीसरा वेक्टर जो है हमारे पास ये सेम प्लेन में जैसे अभी है, ये एक्स वाई प्लेन में, ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस मान लेते हैं तो ये एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सेम प्लेन में हो। जैसे कि अभी सेम प्लेन में नहीं है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये वाला पेन रेड वाला और ये सेम प्लेन में है, लेकिन ये वाला सेम प्लेन में नहीं है। लेकिन हो भी सकता है कैसे? तो इस वाले प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन अगर मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन में, तो इस तरीके से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 3 वेक्टर्स में और मे नॉट बी कोप्लानर। ठीक है, अब आगे हम लोग और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। अगला हमारा इक्वल वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये आपको हर बुक में लिखा हुआ डेफिनेशन मिलेगा कि 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो चलिए देख लेते हैं। एक वेक्टर है ए वेक्टर, मान लीजिए कि एक्सीलरेशन की बात हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। ये ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट डायरेक्शन में है ये। और ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर भी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ईस्ट में है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये आपस में इक्वल है। ये दोनों को हम बोल सकते हैं कि इक्वल वेक्टर है, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, दोनों ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा दूसरा हम लोग लेते हैं कि दूसरा कंडीशन आप देखिए कि कोई वेक्टर है, ए वेक्टर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ईस्ट है, बी वेक्टर जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेस्ट है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है, तो ए और बी बराबर नहीं होगा, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें एक वेक्टर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट डायरेक्शन में और एक बी वेक्टर है 2 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में। तो क्या ये इक्वल हम बोल सकते हैं इसको? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं कि ए और बी इक्वल है? हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा नहीं लिख सकते हैं। किस लिए नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों का यूनिट सेम नहीं है, ये कंपेरेबल है ही नहीं। इसको कंपेयर कैसे करेंगे? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 1 न्यूटन में है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है और न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट। तो A इज नॉट इक्वल टू B। तो यहाँ तीसरा पॉइंट भी हमको ऐड करना पड़ेगा जो आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम यूनिट्स। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट अपना कि 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम यूनिट्स। सेम यूनिट्स भी, क्योंकि यूनिट सेम होना जरूरी है। आप देख लिए कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और एक यहाँ पे 2 न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी सेम था और डायरेक्शन भी सेम था, लेकिन फिर भी दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वल तभी होगा जब यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। समझ रहे हैं? तो इसलिए सेम यूनिट्स होना जरूरी है। अगला हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर,
अगला है हमारा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसमें होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी हम जो देख रहे थे पिछला कि ए एक वेक्टर है जिसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट में है, ईस्ट डायरेक्शन में, या छोड़िए स्क्वायर से आप लोग को कंफ्यूजन होगा, 2 मीटर पर सेकेंड ही कर लेते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है और एक है 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका कंडीशन क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है 2 मीटर पर सेकेंड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ईस्ट और वेस्ट में है, तो आप देखिए कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। उसको इसी तरह से लिखेंगे कि ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड दोनों आपस में बराबर है। यही लिखते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बराबर है। अब हम लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो यही है हमारा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंकरेंट वेक्टर्स। पांचवा है हमारा कंकरेंट वेक्टर्स। कंकरेंट वेक्टर क्या होता है? कंकरेंट वेक्टर बोलते हैं कि टू और मोर वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। टू और मोर वेक्टर्स whose line of action intersect at a common point. Two or more vectors whose line of action intersect at a common point concurrent vector क्या होता है? टू और मोर वेक्टर्स whose line of action intersect at a common point। ठीक है, अब क्या लिखना है? इज नोन एज कंकरेंट वेक्टर्स। कहना दीजिए टू और मोर वेक्टर्स whose line of action intersect at a common point, ये होता है कंकरेंट वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ कि इस तरीके से है, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तीनों वेक्टर एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन, कहने का मतलब कि ये तीनों का टेल एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी को बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। छठा है हमारा यूनिट वेक्टर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना वेक्टर सभी हम लोग पढ़े उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? A vector whose magnitude is 1। A vector whose magnitude is 1 1 बोलिए, यूनिटी बोलिए, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, यानी कि ए एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है अगर ये, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए का, या और ए भी लिख सकते हैं, हमने बताया था कि आपको कैपिटल ए भी लिख देता है कभी कभी। ये मैग्नीट्यूड होता है 1 जिसका, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट वेक्टर है कि इसके लिए एक अलग से नोटेशन बनाया गया है यूनिट वेक्टर के लिए, कि यूनिट वेक्टर को किस तरह डिनोट करेंगे।
तो चलिए लिख लेते हैं कि if a is a unit vector, if a is an unit vector, if a is an unit vector, लिखेंगे if a is an unit vector, it is represented as इस तरीके से लिखते हैं। अगर a एक यूनिट वेक्टर है तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि a के ऊपर एक कैप, a के ऊपर कैप, a कैप पढ़ते हैं इसको कि a एक अगर यूनिट वेक्टर है तो अच्छा इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट वेक्टर का कि a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर बाई a। ये भी आप बोल सकते हैं, या इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है, सेम चीज है, लेकिन हमने आपको लिख के बता दिया है क्योंकि बुक्स में ढेर सारा कहीं कहीं पे अलग अलग वेरिएशन मिलेगा आपको। अच्छा, यूनिट वेक्टर का एक ही काम होता है, यूनिट वेक्टर हैज ओनली वन यूज टू गिव डायरेक्शन टू अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का को डायरेक्शन बतलाता है, यूनिट वेक्टर का काम यही है। यूनिट वेक्टर specifies direction of a vector, यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इसका काम यही है कि डायरेक्शन बतलाता है यूनिट वेक्टर। अगला है हमारा आगे, अभी हम लोग वेक्टर में और भी ढेर सारा यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप, जैसे ए कैप लिखे हैं उसी तरह से आई जे के पढ़ते हैं हम लोग, तो वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग जीरो और नल वेक्टर। ये 2 लाइन में खत्म हो जाएगा और उसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करेंगे हम। सातवां जो है हमारा ये है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर, जीरो वेक्टर बोलिए या नल वेक्टर बोलिए, जीरो या नल वेक्टर। तो ये नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ठीक है, कि हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, और कि whose magnitude is zero, a vector whose magnitude is zero, a vector whose magnitude is zero। अच्छा, इसके साथ एक और होता है and has arbitrary directions, arbitrary, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर है कोई, जिसका हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं कि जीरो है, तो अब इसका डायरेक्शन क्या स्पेसिफाई करेंगे कि ईस्ट में है कि नॉर्थ में है कि वेस्ट में है कि साउथ में है, या नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ऐसा कुछ भी हम इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा, इसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है इसका। तो यही है हमारा आर्बिट्रेरी डायरेक्शन जीरो वेक्टर। हाँ तो ठीक है, अब ये हमारा लेक्चर आज यहीं पे खत्म हो रहा है। ये जीरो वेक्टर हम यहाँ तक डिस्कस किए हैं, आगे अगले लेक्चर्स में और हम पढ़ेंगे जीरो वेक्टर, नल वेक्टर के आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू।